जय हिंद क्लास। तो हम लोग खान सर का नोट्स बायोलॉजी का ऑल एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोग को पता है कि पूरा अगर कंसेप्ट क्लियर है तो दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम में आप बैठ सकते हैं और दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम को आप क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि आजकल के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं कंसेप्चुअल आते हैं, आप लोग को पता ही होगा। और जितने भी सारे हाई लेवल का एग्ज़ाम देने जाइएगा उन सभी में आप लोग को कंसेप्ट क्लियर होना काफ़ी ज़रूरी है। तो आइए हम लोग ऑल एग्ज़ाम्स को टारगेट करते हुए खान सर का नोट्स जो है रक्त, जिसे ब्लड कहते हैं, इसका पार्ट नंबर आज हम लोग का क्लास का 2 होने वाला है, क्योंकि इससे पहले पार्ट 1 को हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम लोग इसके पार्ट 2 के अंतर्गत जो है सो हम लोग देखने वाले हैं व्हाइट ब्लड। इससे पहले हम लोग आरबीसी के बारे में देख लिए थे, तो आई होप आशा करते हैं आप लोग पार्ट 1 को देख करके पार्ट 2 को देख रहे होंगे। ठीक है, अगर नहीं भी देखें तो आप लोग उसको जा करके ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को पता है क्योंकि कोई भी चीज़ को शुरू से अंत तक देखेगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर आपको कोई भी चैप्टर से कोई भी किसी तरीके से आपको डाउट और दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं बिना समय को गवाए हुए। आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा। और यहाँ पर आप लोग को अध्ययन टेलीग्राम का नाम आप लोग को दिख रहा होगा, बस आप लोग को अध्ययन सागर वाला सर्च करना है, टेलीग्राम पर भी जुड़ जाना है, ताकि आपका वहाँ से भी जितने भी सारे पीडीएफ होते हैं, चाहे फ्री पीडीएफ हो या आप लोग को प्रैक्टिस सेट हो, चाहे कोई भी एग्जाम का, उसका भी प्रैक्टिस सेट वहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा। वहाँ पर प्रैक्टिस सेट करने के बाद यहाँ पर क्लास में सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग का आज का टॉपिक है व्हाइट ब्लड, यानी WBC जिसे बोलते हैं हिंदी में व्हाइट ब्लड, यानी कि इसका पूरा फुल फॉर्म जो होता है व्हाइट ब्लड कार्पस होता है, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएँ होती है। ठीक है, तो इनकी संख्या जो होती है वो 8,000 से लेकर के 10,000 के बीच होती है। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि WBC की संख्या कितनी होती है, तो 8,000 से लेकर के 10,000 के बीच होती है। और इनमें केंद्रक जो होता है, इसमें केंद्रक अगर हम लोग देखें तो इसमें केंद्रक जो होता है, और आरबीसी में जो देखे थे हम लोग कि आरबीसी के अंदर केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, और एग्जाम के पार्ट यहाँ से बन चुका है कि आरबीसी के अंदर केंद्रक जो होता है बिल्कुल नहीं पाया जाता है, जबकि न्यूक्लियस जो होता है वो व्हाइट ब्लड के अंदर केंद्रक पाए जाते हैं। आप लोगों से सवाल यह है कि केंद्रक का खोज किसने किया था। आप लोग को सवाल यह बताना है कि केंद्रक का खोज किसने किया था और इसका खोज कब किया गया था, इसका डिस्कवरी कब हुआ था, क्योंकि इसका हम कोशिका नामक चैप्टर में आपको बता चुके हैं। तो क्वेश्चन आप लोग को रिपीट होते रहेगा, इसे रिवीजन भी होते रहेगा। ठीक है, तो केंद्रक इसमें पाया जाता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, याद रखिएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का रंग लाल होता है। और जब इसमें हीमोग्लोबिन पाया ही जाता है तो फिर ये श्वेत होता है कैसे। ठीक है, तो इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाए जाते, इतना तो हम लोग कंसेप्ट क्लियर कर ही लेंगे। जिस कारण यह सफ़ेद रंग का होता है, हीमोग्लोबिन न होने के कारण इसका रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है। WBC का जो आकार होता है अनियमित होता है, यानी कि इसका आकार बदलते रहता है अपने समय के अनुसार। तो WBC का आकार अनियमित होता है, इसका आकार निश्चित नहीं होता है। WBC का निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है, और RBC का भी निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा क्या होता है, तो पिछला क्लास में हम आपको बता चुके हैं कि अगर मान के चलिए कि अगर आप लोग जैसे सर्वाहारी होंगे, जैसे मांस मछली खाते होंगे, तो खस्सी का मांस या जो है वो मुर्गा का मांस खाते होंगे, तो देखिए कि इस हड्डी के बीच में, इस हड्डी के बीच में इस लाल कलर का एक मच्छरदानी टाइप का रचना दिखेगा, जाली टाइप का, उसी को अस्थि मज्जा कहते हैं, और यहाँ पर ब्लड का निर्माण होता है। ठीक है, इसका जीवन काल जो होता है वो 4 दिन का होता है, यानी कि कभी कभी आपको 4 दिन यहाँ पर दिया गया है, लेकिन कभी आपको 12 से लेकर के, ठीक है, 12 से 20 दिन भी कभी कभी ऑप्शन देखने को मिलता है, तो ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर इस नोट्स में जो क्लियर किया गया था कि 4 दिन का, तो देख लीजिएगा कि 12 से 20 दिन दिया है, तो हम आपको ये अलग से बता रहे हैं, क्योंकि ये आपको क्लास 10th का जो NCERT का एग्जाम बुक होता है उसमें दिया गया था 12 से 20 दिन। और हो सके तो कहूँ इनका टाइपिंग में ईरर होगा, तो हमको उस समय पता नहीं था, जब हम क्लास किए थे तो उस समय ही था, इसमें 4 था, न तो हम सुधार लेते। तो इसका जीवन काल 4 दिन दिया गया है और 12 से 20 दिन देता है। ज़्यादातर ऑप्शन आपको 12 से 20 दिन ही रहता है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर कहता है कि आरबीसी और WBC, तो आरबीसी की जो होता है वो 600 होता है, जबकि WBC का अनुपात 1 होता है। तो अनुपात में पूछेगा तो आरबीसी का अनुपात 600 होगा, ये 6 होगा, अनुपात इसका 6 होगा। ठीक है, आरबीसी का अनुपात 6:1 होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं कि WBC को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, WBC को ल्यूकोसाइट कहते हैं। तो कमेंट्स में आप लोग को बताना है कि RBC को क्या कहते हैं। ठीक है, तो WBC को ल्यूकोसाइट कहते हैं, और WBC हमें संक्रमण यानी बीमारी से बचाता है। अगर सबसे फर्स्ट इसका वर्क देखें हमारे शरीर में क्या होता है, तो WBC का कार्य ही होता है हम लोग को रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करना। ठीक है,
और आरबीसी का काम होता है हम लोग को ऑक्सीजन को और खाद्य पदार्थों को परिवहन करना एक अंग से दूसरे अंगों तक। तो डब्ल्यूबीसी संक्रमण यानी बीमारी से हमें रोकने का क्षमता देता है, लड़ने की क्षमता देती है, अर्थात रोगों से रक्षा प्रदान करता भी है। डब्ल्यूबीसी कई प्रकार के होते हैं, आइए हम इसको कई प्रकार को देख लेते हैं। पहला होता है इसिनोसाइन इसिनोफिल, जिसे जीवाणु बैक्टीरिया का भक्षण करता है। बेसफिल और न्यूट्रोफिल, ये तीन जो ब्लड का वाइट ब्लड का जो प्रकार होता है, इसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, ये तीनों का तीनों जो जीवाणु यानी बैक्टीरिया का भक्षण करता है। ये अगर हाई लेवल का एग्जाम दीजिएगा उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। मोनोसाइट ये सबसे बड़ा होता है, मोनोसाइट का आकार सबसे बड़ा होता है। और लिम्फोसाइट ये एंटीबॉडी का निर्माण करता है। तो क्वेश्चन अगर डीपली में पूछ लेगा कि एंटीबॉडी का निर्माण व्हाइट ब्लड के कौन से अंग भाग करता है, तो ये लिम्फोसाइट जो है वो व्हाइट एंटीबॉडी का निर्माण करता है। सबसे बड़ा ब्लड कौन सा होता है आकार में, तो ये मोनोसाइट होता है व्हाइट ब्लड का। बाकी यूसिनो और बेसो और नेट्रो ये जीवाणु के यानी बैक्टीरिया को भक्षण करता है। मोनोसाइट आकार में बड़ा होता है। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण करता है जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षक कहलाती है, रोगों से लड़ने की क्षमता देती है। लिम्फोसाइट में टी सेल एंड बीटा सेल पाया जाता है, बी सेल और टी सेल भी पाई जाती है। बीमारियों के मुख्य रूप से रक्षा प्रतिरक्षा टी सेल करती है। तो अगर ज़्यादा डीपली में पूछेगा, हाई लेवल का एग्जाम दीजिएगा तो उसमें पूछेगा कि लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण करता है, चलिए यहाँ पर सही है, लेकिन टी सेल और बी सेल का भी निर्माण करते हैं। ये भी पाया जाता है कि लिम्फोसाइट में टी सेल और बी सेल पाई जाती है। बताना है कि बीमारी से रक्षा कौन करता है, तो ये हमें टी सेल वर्ग करता है। क्या करता है, टी वाला करता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर कहता है कि मुख्य रूप से टी सेल रक्षा करते हैं। एचआईवी से टी सेल नष्ट हो जाता है, और एचआईवी अगर किसी व्यक्ति में हो जाता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, तो ये टी सेल सबसे पहले नष्ट होता है, जिसके कारण देखिएगा कि हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है कम हो जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एचआईवी से कौन सा सेल जो है नष्ट होता है, तो टी सेल नष्ट होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे बिम्बाणु, जिसे हम लोग कहते हैं प्लेटलेट्स। बिम्बाणु को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, और अभी हम आप लोगों से पूछे थे कि आरबीसी को क्या कहते हैं, तो आरबीसी को एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरिथ्रियोसाइट बोलते हैं, एरिथ्रियोसाइट बोलते हैं। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी के क्या बोलते हैं, तो डब्ल्यूबीसी को हम लोग अभी देखे हैं कि इसे ल्यूकोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट बोलते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ल्यूको इसे साइट बोलते हैं। एरिथ्रियोसाइट आरबीसी को कहते हैं, और प्लेटलेट्स को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, तो थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब इसका हिंदी नाम है, याद रखिएगा। आगे कहता है कि यह रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि रक्त के जमाने में किसका योगदान होता है, तो रक्त को थक्का जमाने में बिम्बाणु का योगदान होता है, यानी प्लेटलेट्स का होता है। ठीक है, और विटामिन पूछेगा कि रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन कौन सा है। रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन अगर हो जाएगा तो के, और के का रासायनिक नाम पूछा जाता है, के का रासायनिक नाम पूछा जाता है। तो के का रासायनिक जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल। एक ट्रिक वीडियो लाएंगे जिसमें विटामिन का रासायनिक नाम का होगा। ठीक है, अर्थात यह रक्त को बहाव को रोकने का काम करता है, वही हुआ जमाना। यह रंगहीन होता है, ये भी याद रखिएगा, यह रंगहीन होता है, इसका कोई रंग ही नहीं होता है। इसका जीवन काल 4 से 5 दिन होता है, इसका जीवन काल 4 से 5 दिन होता है। तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन हो जाता है, यानी 120 दिन कहने का मतलब है कि 4 महीना हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक महीना में 30 दिन, तो 3 चौक 12 यानी कि 4 महीना। और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल पूछे तो इसका जीवन काल जो होता है वो 12 से 20 दिन होता है। बोर्ड के एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। ठीक है, और प्लेटलेट्स का जो हम लोग अगर बात करें प्लेटलेट्स का, तो इसका 4 से 5 दिन कहा गया है। ठीक है, तो ये इतना दिन जीवित रहता है। आगे कहता है यहाँ पर कि 4 से 5 दिन यह जीवित रहता है। प्रति घन मीटर में इसकी संख्या 2 से 3 लाख होती है। जबकि हम आरबीसी डब्ल्यूबीसी का देखें तो 8,000 से लेकर के 8,000 से लेकर के कितना था, तो ये 10,000 तक था इसकी संख्या। लेकिन अगर वहाँ पर प्लेटलेट्स की बात करें तो हम लोग 2 से 3 लाख होती है। ठीक है, जबकि डेंगू बीमारी में इसकी संख्या जो होता है 80,000 से भी कम हो जाती है, और जिस व्यक्ति को 80,000 से जितना कम होते जाएगा वो व्यक्ति को बिछवना उतने धराते जाएगा।
आगे कहता है कि रक्त का कार्य क्या होता है। जो मेन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं कि रक्त का कार्य यानी ब्लड इज वर्क। तो रक्त को भोज्य पदार्थ परिवहन करता है। रक्त हार्मोन यानी CO2 और O2 का भी परिवहन करता है। रक्त जो होता है हम लोग को अवशिष्ट पदार्थ जितने होते हैं उसको निकालने का काम करता है, जिसे उत्सर्जित करते हैं। रक्त तापमान को भी कंट्रोल करता है, गर्मी को भी कंट्रोल करता है। यह मलेरिया बुखार यानी स्प्लीन प्रभावित होने के कारण शरीर का तापमान गिर जाता है। तो अगर मलेरिया बुखार हो जाती है तो उसमें स्प्लीन जो होता है प्रभावित हो जाता है और हम लोग का शरीर का टेम्परेचर गिर जाता है। आगे आता है लेसिका टॉपिक, जिसे कहते हैं लिम्फोसाइट। यह हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। तरल का मतलब होता है द्रव, तरल का मतलब होता है द्रव, और द्रव का मतलब क्या होता है, तो लिक्विड। जो बहने वाला पदार्थ है उसे लिक्विड बोलते हैं। ठीक है, तो यह हल्के पीले रंग का होता है और यह द्रव के रूप में पाई जाती है। और देखें तो यह हीमोग्लोबिन इसमें नहीं पाया जाता। अगर हीमोग्लोबिन होता तो यह भी लाल होता, लेकिन न हीमोग्लोबिन नहीं है तो तभी तो यह हल्का पीले रंग का होता है। शरीर में बहुत सारी लसिका ग्रंथियां पाई जाती है। तो लसिका के लिए हमारे शरीर में बहुत सारी लसिका ग्रंथि पाई जाती हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। आगे कहता है जिससे लसिका निकल करके आगे प्रवाहित होती है। तो लसिका ग्रंथि से निकल करके लसिका आगे की ओर प्रवाहित होती है। लसिका का प्रवाह केवल एक दिशा में होता है। लसिका का प्रवाह केवल एक दिशा में होता है, इसे एक दिशीय भी कह सकते हैं। अगला कहता है कि यह कोशिकाओं से हृदय की ओर जाता है। यह कोशिका से, हमारे शरीर के हर एक कोशिका से किधर जाता है, तो हमारे हार्ट की तरफ बढ़ता है, हार्ट की तरफ बढ़ता है। लसिका शरीर को संक्रमण से बचाता है। लसिका का भी काम होता है संक्रमण से, रोगों से हमें लड़ने की क्षमता प्रदान करना, तथा शरीर में उत्सर्जित जल को, अतिरिक्त जल को अवशोषित कर लेता है। तो अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में जल की मात्रा ज़्यादा हो गया है तो उसको सोखने का काम कौन करता है, लसिका ही करता है। ठीक है, आगे कहता है शरीर में अतिरिक्त जल को अवशोषित कर लेता है। लसिका में ऑक्सीजन की अपेक्षा CO2 अधिक होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लसिका में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक होता है, तो ये CO2 की मात्रा होता है। वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितना होता है, वायुमंडल में CO2 की मात्रा तो 0.03% होता है, 0.03% याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होता है। यह घाव भरने के काम में आता है। घाव भरने के काम में कौन आता है, तो लसिका। याद रखिएगा कि लसिका का काम क्या होता है, तो घाव को भी भरना होता है। अर्थात यह रक्त में RBC तथा प्लेटलेट्स के अंतर नहीं पाई जाती है। RBC तथा प्लेटलेट्स के अंदर जो है यह नहीं पाई जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्लेटलेट्स, लसिका किसके अंदर नहीं पाई जाती है, तो ना RBC के अंदर पाई जाती है, ठीक है, और ना प्लेटलेट्स के अंदर पाई जाती है। पोलियो बीमारी में लसिका ग्रंथि प्रभावित होता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस बीमारी में यह प्रभावित होता है, तो ये प्रभावित होता है पोलियो बीमारी में। किसमें, तो पोलियो बीमारी में यह प्रभावित होता है, ये भी याद रखिएगा। पोलियो का टीका का खोज किसने किया था, आप लोग को कमेंट्स में बताना है कि पोलियो का टीकाकरण का खोज किसने किया था। अगला टॉपिक हम लोग का आता है रक्त का थक्का यानी जमना या बनना, यानी कि क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग से आप क्या समझते हैं। तो चलिए हम इस टॉपिक को कवर करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं कि रक्त का थक्का यानी कि भोजन का जमना। शरीर में किसी स्थान पर रक्त का जम जाना ही रक्त का थक्का या ब्लड क्लोटिंग कहलाता है। अगर शरीर के अंदर हमारा जो ब्लड होता है, शरीर में किसी भी स्थान पर रक्त का थक्का जमना है, किसी भी स्थान पर रक्त अगर देखिए जब भी ये ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो जमना इसका तय है। ठीक है, तो शरीर के अंदर किसी भी स्थान पर रक्त को थक्का जम जाना है, यानी कि रुक जाना ही क्या कहलाता है, क्लोटिंग कहलाता है। रक्त का थक्का 2 मिनट से 5 मिनट के रक्त के 2 मिनट से 5 मिनट के अंदर क्या होना चाहिए, रक्त का थक्का बनने की क्रिया को क्रेस्केल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेस्केल। अगर किसी व्यक्ति का शरीर का कोई भी अंग कट गया और 2 से 5 मिनट के अंदर अगर उसका ब्लड जम गया तो उसे क्रेस्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेस्केल बोलते हैं। ये भी आप लोग को याद रखें, क्रेस्केल प्रोसेस कहते हैं। अगला कहते हैं कि रक्त का थक्का निम्नलिखित क्रिया द्वारा बनता है। रक्त का थक्का अलग अलग क्रियाओं के द्वारा बनता है। जैसे देखेंगे कि जब कहीं कटा हो तो शरीर से रक्त बाहर आता है और रक्त वायु से संपर्क में आता है, जिस कारण रक्त में उपस्थित थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि शरीर के कहीं भी कटे हुए स्थान से ब्लड निकल रहा है और वो रक्त का थक्का जम रहा है, तो इसका मतलब है कि थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स तो इसमें पाई जाती है। तो प्लेटलेट्स जो होता है, थ्रोम्बोसाइट जो होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाता है ऑक्सीजन से संपर्क करने के
बाद। ठीक है, अगला कारण क्या रक्त का थक्का जमने का, तो अगला कारण कहता है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम से क्रिया करके रक्त में पहले से उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है। तो जो थ्रोम्बोप्लास्टिन का जो होता है वो कैल्शियम से क्रिया करके, क्योंकि हमारे ब्लड में कैल्शियम भी होता है, तो ये पहले से उपस्थित जो प्रोथ्रोम्बिन होता है उसको थ्रोम्बिन में बदल देता है, और यह थ्रोम्बिन रक्त में पहले उपस्थित फाइब्रिनोजन से क्रिया करके फाइब्रिनोजन में बदल देता है। फाइब्रिनोजन की रचना जाली के समान होती है। ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा कि फाइब्रिनोजन की जो रचना होती है जाली के समान होती है, जिससे रक्त में रुधिराणु मुख्य रूप से आरबीसी आकर फंस जाते हैं। तो ये जो हम लोग का जो ये होता है क्या कहते हैं, फाइब्रिनोजन जो होता है ये जाली के समान होती है, और हम लोग को जानते हैं कि आरबीसी के अंदर छोटे छोटे कण इस तरीके से गोल गोल कण छोटे छोटे पाए जाते हैं। ठीक है, और ये इसी जाली में आकर के फंस जाता है, जिसके कारण ब्लड हम लोग का बहाना बंद हो जाता है। जैसे कि अगर मान कर चलिए कि कोई नाला है और नाला में पानी जा रहा है और उसमें कचरा भी है, तो सिंपल है कचरा को रोकना है, छानना है, तो आसानी से उसको क्या करना है कि जाली एक नेट लगा देना है या गिरा देना है नीचे किसी ऐसे तरीके से, ताकि जाली बहे ना, और वहाँ पर जितने भी सारे कचरा होंगे सभी को रोक लेते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारे जो फाइब्रिनोजन होता है, फाइब्रिन में क्या पाए जाते हैं, जाली पाए जाते हैं, और रक्त तो आरबीसी के अंदर तो छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, वही कण जाकर के इसी में छन्ना की तरह जाल में चिपक जाता है, उसका छिद्र जो होता है जाम हो जाता है, फिर हमारा ब्लड जो होता है वहाँ पर रुक जाता है, आकर फंस जाता है, जिस कारण रक्त का बहाव रुक जाता है। इसी रक्त का स्कंदन को थक्का कहते हैं या स्कंदन भी कहते हैं। तो रक्त का स्कंदन या रक्त का थक्का किसे कहते हैं, तो सिंपल कह सकते हैं शरीर के किसी भी अंग पर कटे कुटे हुए स्थान पर से रक्त को रुक जाना या जम जाना ही स्कंदन या थक्का कहते हैं। ठीक है, आगे आता है कि थ्रोम्बोसाइट जो होता है वायु से संपर्क करके थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेता है, अभी हम आपको बतावे किए। दूसरा है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है कैल्शियम से अभिक्रिया करके प्रोथ्रोम्बिन से अभिक्रिया करके थ्रोम्बिन में बदल देता है। ठीक है, और थ्रोम्बिन जो होता है वो फाइब्रिनोजन से क्रिया करके फाइब्रिन में बदल देता है, और फाइब्रिन का जो आकार होता है वो जाली के समान होता है। चौथा कहता है कि फाइब्रिन जो होता है रुधिराणु यानी आरबीसी से क्रिया करके रक्त का थक्का को जमा देता है। अब हम लोग देखेंगे कि रक्त के स्कंदन में अनिवार्य पदार्थ, तो रक्त को जमने में कौन कौन से पदार्थ शामिल होता है। तो पहला नंबर हम आपको बताएं कि विटामिन के जो होता है वो रक्त को जमाने का काम करता है। तो रक्त का थक्का जमाने का कार्य कौन सा विटामिन करता है, तो विटामिन पूछेगा तो के हो जाएगा, और विटामिन के को ही कैल्सीफेरॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, तो कैल्सीफेरॉल कहते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, रुधिराणु जिसे हम लोग कहते हैं आरबीसी बोलते हैं, आरबीसी ये थ्रोम्बोसाइट जमाने का काम करता है। धातु या तत्व जैसे कैल्शियम, क्वेश्चन पूछेगा कौन सा धातु या तत्व है जो ब्लड को जमाने का काम करता है, तो कैल्शियम करता है। प्रोटीन में पूछेगा तो फाइब्रिनोजन या प्रोथ्रोम्बिन, या कभी कभी आपको हिपैरिन भी दे देगा, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। तो हिपैरिन का भी काम होता है, क्योंकि जैसे ये शरीर का कोई भी स्थान काटा कुटा है वहाँ से ब्लड निकल रहा है, तो हिपैरिन उसमें प्रोटीन पाई जाती है। तो अगर प्रोटीन पूछेगा तो हिपैरिन भी हो जाएगा, या फाइब्रिनोजन भी हो जाएगा, या प्रोथ्रोम्बिन भी हो जाएगा। ये हवा के संपर्क में आने से ही जम जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है कि ये हेमरेज यानी नसों का फटना, तो नसों का फटने के कारण है विटामिन के किस विटामिन के कारण हमारे जो सर का हेड होता है, हमारे नसों का फटना ही क्या कहलाता है, हेमरेज कहलाता है। अगर ब्रेन का नस फट गया तो ब्रेन हेमरेज कहते हैं। ठीक है, ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। ठीक है, ब्रेन हेमरेज कहते हैं। हृदय का फट गया तो उसको हार्ट अटैक कहते हैं। तो हेमरेज यानी कि नसों का फटना के कारण विटामिन के है। शरीर के अंदर यदि रक्त जम जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, और रक्त के अंदर हिपैरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। तो रक्त को जमने से अंदर रोकने का काम कौन करता है, हिपैरिन, और जैसे यह हवा के संपर्क में आता है तो जम जाता है। तो शरीर में यह अंदर जमता कैसे है, तो जमने का कारण है कि इसमें हिपैरिन की मात्रा कम पाया जाना। अगर हिपैरिन की मात्रा कम होगा तो ब्लड शरीर में आपस अंदर जम जाएगा, और जमेगा तो क्या होगा, ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाएगा, तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगा यानी नस फट जाएगा। या दूसरा तरीका है कि जैसे कोई डॉक्टर कंपाउंडर इंजेक्शन देते हैं, तो इंजेक्शन से देखिएगा कि कुछ दवाई को बाहर निकाल देते हैं, देखिएगा दाब करके बाहर निकाल देते हैं। निकालने का कारण क्या है कि वहाँ से जो सिरिंज में जो भी ऑक्सीजन भरा होगा इंजेक्शन में, वो ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा कुछ दवाई के साथ साथ। ठीक है, ताकि अंदर जमेगा नहीं, क्योंकि जैसे वो ब्लड में अंदर जाएगा तो जम जाता है। कभी कभी ऐसा कुछ लापरवाही के कारण देखिएगा कि कोई जो इंजेक्शन देते हैं उनसे थोड़ा लापरवाही हो जाती है, गलती हो जाती है, तो
दवाई न निकाल करके इंजेक्शन डाल देते हैं, जिसके कारण सिरिंज में भरा हुआ, इंजेक्शन में भरा हुआ ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाती है और वहाँ पर ब्लड जम जाता है। तो देखिए गिल्टी टाइप का हो जाएगा, जहाँ पर सुइया पड़ेगा गिल्टी टाइप का पड़ जाएगा, एकदम घटा पिटा टाइप का पड़ जाएगा। तो डॉक्टर बोलेगा उसको गर्म पानी से सेदने के लिए, ताकि ब्लड जो जमा है वो ब्लड फट करके फिर से स्टार्ट हो जाए चलना। ठीक है, तो इस सब से बचिएगा ज़रूर। आगे कहता है कि जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकने का काम हिपैरिन करता है। हिपैरिन को एंटी क्लोटिंग या एंटी कैगुलेंट कहते हैं। ये भी याद रखिएगा कि एंटी क्लोटिंग इसे कहते हैं हिपैरिन को, या एंटी कैगुलेंट कहते हैं। हिपैरिन जो होता है वायु के संपर्क में आते ही निष्क्रिय हो जाता है, यानी कि एक्टिव से डीएक्टिव हो जाता है। ठीक है, और जो है ताकि खून का थक्का बन सके। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है और इस रोग में खून का थक्का नहीं बनता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कौन सा रोग जो होता है जिसमें खून का रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो हीमोफीलिया। हीमोफीलिया नामक रोग एक ऐसा रोग है जिसमें व्यक्ति का, और यह आनुवंशिक है, अगर एक व्यक्ति में हो गया तो किसी में, तो वो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी होते रहेगा। और जिसमें यह हो जाता है, तो अगर किसी के व्यक्ति का शरीर कट कूट जाता है तो देखिएगा कि उसका ब्लड रुकेगा ही नहीं, और ब्लड किसी का रुकेगा नहीं तो व्यक्ति जीवित रह सकेगा नहीं, रखेगा। अतः कटने पर रक्त का बहाव नहीं रुकेगा। यह बीमारी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से प्रारंभ हुआ था। तो ये सबसे पहले जो हीमोफीलिया था वो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ है, उनसे यह देखा गया था। अगला पॉइंट कहता है कि रक्त समूह का खोज लैंड स्टीनर ने किया, नामक विद्वान ने किया था। रक्त समूह का खोज किसने किया था? तो लैंड स्टीनर नामक व्यक्ति ने किया था। रक्त समूह का मतलब होता है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? तो लैंड स्टीनर ने। ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं, ये भी याद रखेगा। आगे हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो लैंड स्टीनर ने किया था। मानव में मुख्य रूप से 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं, जो अभी हम आपको बतेबे किए। हालांकि कुल रक्त समूह की संख्या 33 है। अगर कुल ब्लड ग्रुप की संख्या पूछे तो कुल ब्लडों की ग्रुप कितना है? तो 33 है। लेकिन इसमें मानव में देखा जाए तो टोटल 4 गो है, और यही एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण भी है। तो रक्त समूह में विभिन्नता के कारण आरबीसी में पाया जाने वाला ग्लाइको प्रोटीन है, जिसे लैंड स्टीनर ने एंटीजन नाम दिया था। तो रक्त समूह में विभिन्नता के कारण आरबीसी में पाया जाने वाला ग्लाइको प्रोटीन है, जिसे लैंड स्टीनर ने उसे एंटीजन नाम दिया था। तो ग्लाइको प्रोटीन ब्लड में पाई जाती है, उसे लैंड स्टीनर ने एंटीजन को नाम दे दिया था। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है कि ये एंटीजन नाम दिया। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, ये भी याद रखिएगा। एंटीजन 2 प्रकार के, ए तथा बी, ए तथा बी। इसी प्रकार एंटीजन के आधार पर 4 रक्त को 4 भागों में बांटा गया, 4 रक्त को 4 भागों में बांटा गया। जिसमें एंटीजन ए होगा वो ब्लड ग्रुप ए ही होगा। जिसमें एंटीजन ए होगा ब्लड ग्रुप ए होगा। जिसमें एंटीजन बी होगा उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। जिसमें एंटीजन ए बी होगा वो ब्लड ग्रुप ए बी दोनों होगा। जिसमें एंटीजन नहीं होगा वो ब्लड ग्रुप ओ होगा। जिसमें एंटीजन नहीं होगा वो ब्लड ग्रुप ओ होगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कौन सा वो ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो ओ वाला में एंटीजन नहीं पाया जाता है। ओ वाला को जो है हम लोग सर्वदाता ब्लड ग्रुप कहते हैं। सर्वदाता, इसे हम लोग सर्वदाता कहते हैं। सर्वदाता, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। सर्वदाता ब्लड ग्रुप कहते हैं क्योंकि जिसके पास ये नेगेटिव, ठीक है, ओ नेगेटिव जिसके पास होगा वो सभी को ब्लड ग्रुप दे सकता है। और सर्वग्राही किसे बोला जाता है? तो ए बी वाला को, वो भी नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं कि रक्त के प्लाज्मा में भी एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीबॉडी बीमारी से रक्षा प्रदान करता है और एंटीबॉडी का निर्माण लिम्फोसाइट में होता है। कहाँ पर होता है? लिम्फोसाइट में। आगे हम लोग देखते हैं आरएच फैक्टर के बारे में। देखते हैं क्लास कितना बड़ा हो गया। ठीक है, तो आरएच फैक्टर इसकी खोज 1940 ईस्वी में हुआ था। आरएच फैक्टर का खोज कब हुआ था? 1940 ईस्वी में लैंड स्टीनर और विनर ने किया था। तो ये भी याद रखेगा, ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? तो लैंड स्टीनर ने। और आरएच फैक्टर का खोज 1940 में होता है और लैंड स्टीनर और विनर नामक वैज्ञानिक, 2 वैज्ञानिक थे, इन्होंने खोजा था। ठीक है, यह एक विशेष प्रकार का एंटीजन होता है। जो आरएच फैक्टर होता है यह विशेष प्रकार का होता है, बहुत कम ही लोगों में यह पाया जाता है, जिसे सबसे पहले रीमस नामक बंदर में देखा गया था। तो आरएच फैक्टर का खोज किसने किया? लैंड स्टीनर और विनर ने।
1940 में किया था। यह एक विशेष प्रकार का एंटीजन होता है, बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। सबसे पहले ये कौन सा नामक जानवर में देखा था, तो रीमस नामक बंदर में देखा गया था। ठीक है, अतः इसे आर्च कहते हैं। जिसमें आर्च उपस्थित रहता है उसे आर्च पॉजिटिव कहते हैं, और जिसमें आर्च उपस्थित नहीं होगा उसे आर्च नेगेटिव कहेंगे। ठीक है, भारत में 95% लोग में आर्च पॉजिटिव है। ठीक है, याद रखिएगा 95% लोग में आर्च पॉजिटिव है। आगे कहता है ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, यानी रक्त का आधान। तो हम लोग इस टॉपिक को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक हम लोग का आ जाएगा चैप्टर नंबर 6 आ जाएगा, रक्त परिसंचरण तंत्र आ जाएगा। तो हम लोग का जो इसका क्लास है यानी ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, ताकि आने वाला जितना भी सारा क्लास इंपॉर्टेंट हो, प्रैक्टिस सेट हो, क्वेश्चन बैंक हो या कंसेप्ट हो, ऑल सब्जेक्ट हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। जय श्री द क्लास को आप लाइक और शेयर कीजिए। जय हिंद।